हेलो दोस्तों, एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर आप देख सकती हैं। तो देखिए भाइयों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट। पहले तो कॉमन सॉल्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा NaOH, उसके बाद पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, उसके बाद पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, उसके बाद पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? उसके बाद पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी का यूजेस पढ़ेंगे और इनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। और पार्ट 1 से पार्ट 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिए। तो देखिए भाई, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। घरों में जो हम नमक यूज करते ना खाने के लिए, उसी नमक को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। और उस नमक का, उस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला NaCl, और इसका केमिकल नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से समझना। अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है। हमारे घरों में और पूरी दुनिया में लगभग जो नमक सप्लाई हो रही है, वो नमक आखिर बनता कहां से है? तो ध्यान से सुन लो, थोड़ा 5 मिनट समय देके। ठीक, तो देखो, सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी खारा होता है, हम सभी ने सुना होगा। समुद्र का पानी यानी सी वाटर क्या होता है? खारा, यानी सॉल्टी नेचर का होता है। तो समुद्र के पानी में कंफर्म नमक होगा। अब समुद्र के पानी से नमक को क्या करना, हमें अलग करना है। एक जानकारी के लिए बात बता दूं, जो सी वाटर होता है ना, समुद्र के पानी, तो 1 लीटर समुद्र के पानी में, सोचो 1 लीटर समुद्र के पानी में 30 से 35 ग्राम सॉल्ट होता है। 1 लीटर समुद्र के पानी में 30 से 35 ग्राम सॉल्ट होता है। सोच सकते हो तुम इस बात को? तुम इस पानी को पी नहीं पाओगे? पी पाओगे क्या? 1 लीटर पानी में अगर तुम इतना सारा तुम्हें सॉल्ट दिखेगा, क्या पी पाओगे? क्या तुम नहीं पी पाओगे? पी पाओगे 30 से 35 ग्राम। तो चलो, तो जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको सी वाटर से बनाया जाता है। किससे बनाते हैं? सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ध्यान से समझो, समुद्र के पानी से बनाते हैं। और उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन प्रोसेस। क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम समुद्र के पानी से नमक को क्या करते हैं? अलग करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान से समझना। यहाँ नीचे में एक वीडियो भी चल रहा होगा, फोटो भी लगाऊंगा, देखना क्या करते हैं। सबसे पहले समुद्र के पानी को लाते हैं और छोटे छोटे ना फ्लैट सरफेस बनाते हैं। छोटे छोटे क्या बनाते हैं? फ्लैट सरफेस बनाएंगे। फोटो भी शो हो रहा होगा, देखना। छोटे छोटे इस तरीके से फ्लैट सरफेस बनेगा और समुद्र के पानी को ना पाइपलाइन के थ्रू लाया जाता है और छोटे छोटे फ्लैट सरफेस में पानी को बिछाया जाता है। उसके बाद क्या होगा? सन का लाइट आएगा दोपहर को, गर्मी पड़ेगा उस पानी में, समुद्र वाला गर्मी पड़ेगा ना, तो वहां का जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो वाटर वेपर बन के ना हवा में उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ व्हाइट क्रिस्टल बचता है। वाटर वेपर तो उड़ गया, वाटर के मॉलिक्यूल सन के लाइट का एनर्जी लेके, तो नीचे में जो व्हाइट क्रिस्टल बचता है ना, उसी को बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो NaCl जो सी वाटर से अभी बना है ना, उसमें ना बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होती है। क्या होती है? बहुत सारे गंदगियां होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इम्प्यूरिटीज होती है। डायरेक्ट तुम इसको खा नहीं पाओगे, डायरेक्ट इसको तुम इस्तेमाल, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज होती है। तो अब क्या करते हैं? इम्प्यूरिटीज को ना प्यूरिफाई करके हटा देते हैं, प्यूरिफाई करके साफ सफाई कर देते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या करते हैं मालूम है? उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तुम सुने होंगे नमक में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या मिलाते हैं? आयोडीन। अब आयोडीन क्यों मिलाते बता रहा हूं। आयोडीन जो होता है ना, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो NaCl नमक बना है, अगर इसमें आयोडीन नहीं मिलाओगे तो तुम्हारे गला में ना एक बीमारी हो जाएगा, खतरनाक बीमारी। उस बीमारी का नाम है गॉइटर। क्या है? गॉइटर में ना पूरा गला सूज जाता है, पूरा गला सूज जाता है। नीचे इमेज में भी देख सकते हो तुम, समझे? इसलिए नमक में आयोडीन का होना जरूरी। हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन मिला रहता है, समझ पाए? इसलिए बोलते खाने के नमक में आयोडीन होना चाहिए। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? आयोडीन क्यों होना चाहिए, समझ पाए? सी वाटर से
और हमारे घरों में जो नमक यूज होता है ना, वो कहां से बनता है? सी वाटर से बनता है। कहां से बनता है? सी वाटर से। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां पर जो नमक बनाने का प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? इसमें भी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है मजदूरों को। ठीक है, अब टू नेचुरल सोर्स, क्या सी वाटर से बस हम नमक बना सकते हैं नेचुरल तरीके से? नहीं, हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका सी वाटर से नमक बनता है, कैसे बनता है बता दिया। दूसरा है रॉक सॉल्ट से। क्या बनता है? रॉक सॉल्ट क्या होता है? चट्टान, नमक का चट्टान। बहुत कई सारे ना सी ऐसे होते हैं, सब बड़े बड़े समुंदर, पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े समुंदर ना सूख जाते थे। क्या होते थे? सूख जाते थे, चट्टान बन जाते थे। चट्टान बन के जब जमीन में क्या हो जाते थे? दब जाते थे। जब खुदाई करते हैं ना तो वो पत्थर निकलता है, उस पत्थर का नाम क्या है? रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट में क्या रहता है? NaCl, नमक। ठीक है, तो उसको प्यूरिफाई करके आयोडीन मिला के मार्केट में बेचा जाता है। क्लियर है? लेकिन हमारे घरों में जो नमक आता है वो अधिकतर किससे आता है? सी वाटर से बना के आता है। समझ पाए? चलो अब ध्यान समझना, क्या भैया हम लैब में हम अपने स्कूल के लैब में या हम केमिकल से क्या हम NaCl बना सकते हैं? तो तुम केमिकल से भी NaCl अपने घरों में, लैब में, स्कूल में भी बना सकते हो। बस तुम्हारे सामने एसिड और बेस होना चाहिए। ठीक, तो हम केमिकल रिएक्शन से भी NaCl कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम जानते हैं एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है। और NaCl बनाने के लिए HCl एसिड होना चाहिए और बेस में क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तब Na और ये Cl मिलके क्या बन गया? NaCl। अब बात आती है भैया, क्या केमिकल से जो NaCl बना है क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल से बना है ना भाई, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो इसको तुम डायरेक्ट खा सकते हो क्या? नहीं, हम जो नमक खाते हैं वो नेचुरल तरीके से सी वाटर से इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, उसको हम खाते हैं, वही मार्केट में बिकता है। ठीक है, और लैब में भी नमक बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए होता है। समझ पाए इस चीज को? समझ पाए? अब ध्यान से समझना, देखो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का क्या क्या यूज है? तो पहला यूज है यूज टू प्रिजर्व फूड। फूड को ना प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट यानी NaCl का यूज करते हैं। मम्मी लोग चटनी बनाते हैं, अचार, तो अचार में नमक डालते हैं, जिससे अचार में फफूंद वगैरह लगता है क्या? नहीं। तो फूड उससे क्या रहता है? प्रोटेक्ट रहता है, प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता। समझ पा रहे हो कि नहीं? चिप्स वगैरह खाते हैं, नमकीन वगैरह, कोई भी चिप्स, उसमें थोड़ा मात्रा में नमक मिला रहता है ना नमक, ताकि वो फूड प्रिजर्व रहे लॉन्ग टाइम तक। ठीक, दूसरा यूज है मेल्टिंग आइस ऑन रोड्स। जो ठंडे देश होते ना, ठंडे कंट्री, बर्फ वाला जो देश होता है ना, आइस वाला देश, तो वहां का टेम्परेचर ना माइनस में होता है, -डिग्री में। तो उनके ना रोड में, वहां के ना रोड में ना बर्फ जम जाती है। तुम देखे होंगे वीडियो वगैरह, न्यूज वगैरह में, जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, ठंडे देश वाले कंट्री, तो रोड में ही क्या जम जाता है? बर्फ। अब रोड में बर्फ जम जाएगा तो कार गाड़ी वगैरह चल पाएगा क्या? तो वहां पर ना NaCl नमक को ना रोड में डाले जाते हैं, क्योंकि NaCl क्या करता है? बर्फ से रिएक्शन करता है तो पूरे बर्फ को पिघला देता है। अब बर्फ पिघल जाएगा तो आराम से तुम गाड़ियां चला सकते हो। समझ पाए? तो मेल्टिंग आइस ऑन रोड है ना, ठंडे प्रदेश के रोड बर्फ से जम जाता है तो वहां पे NaCl मिला दिया जाता है, रोड में NaCl नमक छिड़क दिया जाता है, जिससे रोड क्या होता है? मेल्ट होकर पिघल जाता है, बर्फ वाला, और वहां से बर्फ हट जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, ठीक, वो अलग है ना मेरे दोस्त। ठीक, तीसरा है कॉमन सॉल्ट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड टू मेक केमिकल लाइक्स। अब जो कॉमन सॉल्ट है ना NaCl, इससे हम बहुत सारे और केमिकल्स बना सकते हैं, बना के दिखाएंगे अभी हम आपको। NaOH कॉस्टिक सोडा भी किससे बनेगा? NaCl से। बेकिंग सोडा भी किससे बनेगा? NaCl से। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, ये भी किससे बनेगा? NaCl से। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये भी किससे बनेगा? तो NaCl कॉमन सॉल्ट से हम कितने सारे केमिकल्स कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर? 2 मिनट टाइम लूंगा, एक अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बात बता रहा हूं, अर्थ में ना, हमारे अर्थ में लगभग, हमारे अर्थ का लगभग 96.5
5% वाटर ना क्या है, सॉल्टी नेचर का है। क्या है? हमारे अर्थ में लगभग, हमारे अर्थ का लगभग 96.5% वाटर सॉल्टी नेचर का है। कौन सा नेचर का है? मतलब बोल सकते हमारे अर्थ का टोटल 96.5% वाटर क्या है, पूरे नमक भरा है। इसमें क्या भरा है? पूरा नमक। और हम जो हमारे उपयोग के लायक ना, जिसे हम उपयोग करते हैं, वो वाटर मात्र 0.3% ऐसा पानी है जिसे हम उपयोग के लायक बनाते हैं। समझ रहे हो? हमारे अर्थ के लगभग 96.5% वाटर सॉल्टी नेचर की है, जिसे तुम उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि 1 लीटर में 30 से 35 ग्राम सॉल्ट है, तो क्या तुम उससे नहा सकते हो? क्या उससे कपड़े भी नहीं धो सकते, खाना भी नहीं बना सकते, पी भी नहीं सकते। समझ गए? सिर्फ 0.3% पानी ऐसा है जो उपयोग के लायक है, जो हम उपयोग करते हैं। समझ रहे हो? तो हमारे दुनिया में पानी की कमी नहीं है, लेकिन प्योर पानी, पीने लायक, उपयोग करने लायक पानी की कमी है। जो कितना परसेंट अभी फिर है जो उपयोग करते पूरे दुनिया के लोग? 0.3% को हम यूज करते हैं। सोचो कितना कम है। अगर इस पानी को तुम फिल्टर कर दोगे, इस पानी को तुम फिल्टर करके नमक हटा दोगे, तो इस पानी को हम उपयोग कर लेंगे, तो पानी की कभी नहीं होगी क्या? लेकिन ना सॉल्टी वाटर को ना, इससे सॉल्ट को हटाने के लिए ना बहुत ज्यादा लागत आता है, बहुत ज्यादा। कितना खर्च आता है? जितने के तो भाई 10 रुपए का तुम पानी लेके पी लोगे। समझ रहे हो? इसको सॉल्ट को हटाएंगे ना, इस पानी से, सी वाटर से सॉल्ट को हटाओगे ना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इतना खर्चा आता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। समझ पाए? इसलिए सी वाटर को ना पीने लायक आज भी नहीं बनाया गया है, आज भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। अब हो सकता है कोई साइंटिस्ट बन जाए, नया टेक्नोलॉजी आ जाए फ्यूचर में, तो हो सकता है समुद्र के पानी को कम लागत में फिल्टर करके उपयोग करने लायक बना दिया जाए। फिलहाल अभी तो ये भाई कम लागत में पॉसिबल नहीं है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा अपन को। इसलिए बोलते हैं पानी बचाओ। समझ पाए इस बात को? सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, है ना। मार्केट में किस नाम से जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को? कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, है ना। जब बलून बेचने वाला ना गुब्बारा में हवा भरता है ना, गैस भरता है तो गुब्बारा उड़ता है, तो उसमें ना कॉस्टिक सोडा और मेटल मिलाता है, दोनों से गैस प्रोड्यूस होता है, उससे गुब्बारा उड़ता है। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉमन नाम है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के प्रोसेस का नाम क्या है? ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट नाम है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। वो कैसे? देखो, सबसे पहले NaCl लेंगे अपन, क्योंकि हम जानते हैं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे तो नमक से ही बनाएंगे, कॉमन सॉल्ट से, बताया था मैं स्टार्टिंग में। तो NaCl लेंगे और पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पानी। और इसमें क्या प्रोवाइड कराएंगे? इलेक्ट्रिक करंट देंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम को देख लो। हालांकि पूरा डायग्राम को ना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, जिसमें करंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक एनोड रहेगा और एक कैथोड। कैथोड में माइनस रहेगा और एनोड में प्लस चार्ज। जब ना हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ना, तो NaOH मिलता है कैथोड पर, Cl2 क्लोरीन गैस मिलता है एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड पर। तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगा और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहां पर मिलेगा? कैथोड पर। क्लोरीन गैस ना तुम्हें एनोड पर मिलेगा। किस पर? एनोड पर। और पूछा जा सकता है क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के प्रोसेस में कितना प्रोडक्ट मिलता है? तो 3 प्रोडक्ट मिलता है। ये लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट है और राइट साइड का प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट मिला, देखो NaOH, Cl2 और H2। कितना प्रोडक्ट मिला हमें? 3 प्रोडक्ट मिलता है। याद रखना तीनों प्रोडक्ट का नाम। अपना सभी के ना यूजेस भी थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन गैस बना, तो हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है? फ्यूल।
फ्यूल बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, यहाँ हाइड्रोजन आया ना, तो अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग करती हैं। अब क्लोरीन भी प्रोडक्ट है तो इसका भी यूज याद रख लेना। क्लोरीन का यूज स्विमिंग पूल वाटर में करते हैं क्लीनिंग करने के लिए। स्विमिंग पूल जाते हो ना तो वह वाटर बहुत गंदा हो जाता है, तो क्लीनिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। किसका? क्लोरीन गैस का। पेस्टिसाइड्स एंड मेडिसिन, पेस्टिसाइड एंड मेडिसिन में भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड से मतलब होता है खेत होता है ना, खेत जब एग्रीकल्चर का, तो खेत में जो हमारा फसल होता है क्रॉप, उस पर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, तो पेस्टिसाइड के फॉर्म में ना CLT को छिड़काव किया जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, हमारे फसल सेफ बच जाता है। मेडिसिन, दवाई बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी Cl2 क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब NaOH कॉस्टिक सोडा का यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। तो इसका ना सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, साबुन बनाने में। घरों में जो साबुन नहाने के लिए यूज करते हो, कपड़े धोने के लिए यूज करते हो, डिटर्जेंट जो यूज करते हो, तो किससे बनता है? ये NaOH से। किससे बनता है? और NaOH कॉस्टिक सोडा का उपयोग पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। यहां पर जो NaCl है ना, NaCl, तो ये NaCl का सॉल्यूशन है, इसे ना ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। देखो Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O को मतलब होगा, यहां O का मतलब बोलना ऑक्सी, तो कैल्शियम ऑक्सी, और Cl2 को क्या बोल देना? क्लोराइड। तो एक साथ बोलोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है, और इसका कॉमन नाम होता है, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। मार्केट में इसको किस नाम से जाना जाता है? मार्केट में हम इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से ना एक स्मेल आता है, उस स्मेल का नाम होता है क्लोरीन, है ना। ब्लीचिंग पाउडर से कौन सा स्मेल आता है? क्लोरीन का स्मेल आता है। कौन सा? क्लोरीन गैस का स्मेल ब्लीचिंग पाउडर से आता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज बता देता हूं अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ना टॉयलेट को सफाई करने में किया जाता है। कहीं पर ना जैसे कोई भागवत कथा वगैरह होता है या स्कूल में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो देखना टॉयलेट के आसपास वाले जगह ना जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, बहुत ज्यादा गंदगी होती है ना, तो वहां ना व्हाइट कलर का ना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, और एक ना अजीब टाइप स्मेल आता है हमें। वो स्मेल किसका होता है मालूम है? क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। समझ पाए? अब ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे बनता है, तो उसका केमिकल रिएक्शन यहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं CaOH ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम लेंगे। क्या लेंगे? स्लैग्ड लाइम लेंगे। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसमें अपन मिला देंगे Cl2 गैस। क्या मिला देंगे? क्लोरीन गैस मिलाएंगे इसमें, तो क्या बनेगा? CaOCl2 बनेगा और वाटर बनेगा, और इसी CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, इसका कलर ना येलोविश व्हाइट पाउडर होता है, थोड़ा हल्का सा। ऐसे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन थोड़े बहुत ना तुम्हें येलो टाइप का दिखे, थोड़े बहुत येलोविश व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा येलो रंग का प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगा, तो इसका कलर येलोविश व्हाइट पाउडर। तो येलोविश व्हाइट पाउडर किसका रंग किसका होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है। याद रखना इस चीज को, समझ पाए? ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है कहां? यूज्ड टू किल जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने वाला पानी होता है ना, सरकारी नल का पानी हमारे घरों में आता है, देखना सरकारी नल का पानी हमारे घरों में आता है ना, तो उसमें एक गंध आता है, देखना उस पानी को पियोगे। जैसे ये वाला पानी दिखा भाई, है ना, ये थोड़ा सा है, ये जो पानी है ना सरकारी नल का पानी है, ये फिल्टर होके आता है। तो इसमें क्या मिला के फिल्टर करते मालूम है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। जो सरकारी पानी आता है ना हमारे घरों में, तो काफी वो ना काफी ज्यादा गंदगी होता है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाया जाता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तभी उसमें अलग टाइप का गंध आता, अलग टाइप का स्मेल आता है, वो ब्लीचिंग पाउडर का होता है। देखो इसको पियोगे तो अलग टाइप लगता है थोड़ा, क्यों? ब्लीचिंग पाउडर मिला इसमें,
इस वजह से, समझ पाए। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन क्लोथ एंड पेपर टू मेक व्हाइट। ब्लीचिंग पाउडर, जब साबुन वगैरह से कपड़े उतने अच्छे साफ नहीं होते ना, तो ब्लीचिंग पाउडर से ना कपड़े को ब्लीच करके धोया जाता है ना, मस्त अच्छे से साफ हो जाता है। और जो पेपर होता है, पेपर तो पेपर को व्हाइट बनाने में भी ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज पेपर को व्हाइट बनाने में किया जाता है। समझ पे इस चीज को, ठीक। बड़े बड़े कपड़े उद्योग होते हैं ना, कपड़े इंडस्ट्री, जहां कपड़े को धोया जाता है प्रॉपर, वहां ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है ब्लीच करने में। अपन तो नॉर्मल निरमा वगैरह धो देते हैं, है ना, कई घर में करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज, है ना। यूज टू क्लीन टॉयलेट, टॉयलेट को क्लीन करने में किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। अगर तुम्हारे घर का टॉयलेट एकदम येलो येलो हो गया, ब्लीचिंग पाउडर डाल के रगड़ देना, मस्त एकदम व्हाइट चिकना हो जाएगा, एकदम क्लीन। ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रख लेना, ऐसे 11th में जाओगे ना इसके बारे में तुम डीप में पढ़ोगे। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, याद रख लेना नाम। 11th में जब साइंस लोगे तो आगे पढ़ाई करोगे इसका, ठीक है। एक बात देखना, नोट में लिखा हूं, ब्लीचिंग पाउडर को ना जब तुम ओपन एयर में छोड़ दोगे, ब्लीचिंग पाउडर को तुम, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को हमने पैकेट से ओपन किया तो ओपन एयर में आ गया, ब्लीचिंग पाउडर को तुम जब हवा में छोड़ दोगे, ओपन एयर में छोड़ दोगे, तो ओपन एयर में CO2 ने इससे रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस क्या होता है, रिलीज। तो क्या होता है, जब ब्लीचिंग पाउडर को एयर में छोड़ा जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को जब एयर में छोड़ा जाता है तो एटमॉस्फेयर का CO2 इससे रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और Cl2 गैस को क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। क्लियर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na का मतलब होता है सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। जब भी CO3 आएगा उसको कार्बोनेट पढ़ा जाएगा। तो Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। क्या है इसका कॉमन नेम? अगर कॉमन नेम बोला जाएगा तो बेकिंग सोडा बोलेंगे, क्योंकि हम मार्केट में लेते हैं तो हम कॉमन नेम से लेते हैं। ऐसे तो नहीं कि मार्केट में भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 10 रुपए का दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या कि 10 रुपए का बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दे दो, ऐसा बोलते हैं, समझे। तो मार्केट में जब हम लेते हैं ना तो कॉमन नेम से लेते हैं, और जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल नेम भी पढ़ा जाता है, ठीक। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है, और ये कॉमन नेम और इसका ये फॉर्मूला। अब इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम NaCl कॉमन सॉल्ट लेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कॉमन सॉल्ट के हेल्प से सारा चीज को हम बनाएंगे। इसमें वाटर मिलाएंगे, CO2 गैस मिलाएंगे और NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या मिलाएंगे? अमोनिया। तो कॉमन सॉल्ट में वाटर, CO2, अमोनिया मिलाएंगे, इनके बीच रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर फाइनली हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक बनेगा NaHCO3। यही तुम्हारा क्या है, बेकिंग सोडा। क्या है ये? ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, इसका नेचर एसिडिक होता है। पढ़े थे ना हम पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में। NaHCO3 बन गया, ये बेकिंग सोडा है। क्या है? ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये बेकिंग सोडा को जब तुम गर्म करोगे, बेकिंग सोडा को जब तुम क्या करोगे, गर्म करोगे, तो Na2CO3 बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। बेकिंग सोडा को गर्म करो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 क्या होता है तुम्हें मालूम है, एक वॉशिंग सोडा होता है, और टेस्ट में कैसे होता है, बीटर होता है। क्या होता है? बीटर, क्योंकि ये बेस है। तो NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगा। और यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा ये बेस है, इसलिए कड़वा होगा, बीटर होगा। समझ पाए इस चीज को? याद रखना, जब NaHCO3 सोडियम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, ऐसा बोला जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख कर दिखाओ, तो ये लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब यूजेस के ऊपर बात करते हैं। यूजेस में पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
पता है बेकिंग सोडा के हेल्प से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बात बता रहा हूं, बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर, देखो हम घरों में भजिया बनाती हैं, केक को फुलाने में जो चीज यूज होता है वो बेकिंग सोडा नहीं है, वो भली वो क्या है? बेकिंग पाउडर। हमारे घर में जो होता है ना वो बेकिंग सोडा नहीं होता, क्या होता है? वो बेकिंग पाउडर होता है। भजिया बनाने में जो यूज करती हैं, केक फैक्ट्रीज में केक बनाने में यूज करती हैं, तो कौन सा होता है? बेकिंग सोडा नहीं होता, वो बेकिंग पाउडर होता है। क्या होता है? अब बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं तो ध्यान से समझो भाई, ध्यान समझ एकदम। बेकिंग सोडा है ना, अभी हमने बेकिंग सोडा प्रिपरेशन किया, तो बेकिंग सोडा में हम एसिड मिलाते हैं, वीक एसिड। क्या मिलाएंगे? वीक एसिड के फॉर्म में टैमरिंड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? टैमरिंड यानी कि इमली। क्या मिलाते हैं? इमली का पानी मिला देते हैं बेकिंग सोडा में, वीक एसिड मिलाएंगे। देखो बेकिंग सोडा में वीक एसिड मिला दो, और वीक एसिड में क्या मिला सकते हो? लाइक टारटरिक एसिड, क्योंकि इमली में क्या होता है? टारटरिक एसिड, और टैमरिंड में कौन से एसिड? टारटरिक एसिड। मिला दोगे ना तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। तो हम घरों में जो बेकिंग पाउडर है उसमें क्या मिला है? टारटरिक एसिड मिला रहता है। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान समझना क्यों मिलाते हैं इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों हम भजिया बनाने में, केक इंडस्ट्री में केक को फुलाने में क्यों नहीं करते? बेकिंग पाउडर कहीं क्यों किया जाता है? तो ध्यान से बनना, भजिया को फुलाने में CO2 गैस का उपयोग होता है। कौन सा गैस का? और केक इंडस्ट्री में केक बनाते हैं तो केक भी फूलता है, तो कौन सी गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो मेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए अपन को। तो ध्यान समझना, देखो ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को मान लेते हैं हम भजिया में डाल दिए। क्या डाल दिए? और गर्म करेंगे ना भजिया में डालने के बाद, तो CO2 गैस तो निकलेगा, तो भजिया फूलेगा जरूर भजिया, लेकिन ना प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, प्रोसेस थोड़ा लेट होता है। और साथ में ना इसमें Na2CO3 भजिया में बन जाएगा, भजिया के अंदर Na2CO3 भी बन जाएगा। और इसका स्वाद कैसे होता है? कड़वा होता है। तुम खाओगे क्या उस भजिए को? इसलिए ना बेकिंग सोडा को ना हम यूज नहीं करते, क्योंकि CO2 गैस की वजह से वो फूल तो जाएगा, केक भी फूल जाएगा, लेकिन Na2CO3 भी बन जाता है उसमें डायरेक्ट, वो जो कड़वा होता है खाने लायक नहीं होता। इसलिए डायरेक्ट बेकिंग सोडा हम नहीं डालते। हम क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर देखो, ये NaCO3 तुम्हारा बेकिंग सोडा है, इसमें क्या मिला है मैंने? एसिड। अब एसिड का पहचान H+ आयन होता है, और ये कौन से एसिड है? टारटरिक एसिड है ना। तो कौन सा गैस रिलीज हुआ? CO2 गैस, वाटर बना, और यही CO2 गैस की वजह से हमारा केक फूल जाता है, स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है, और घरों में भजिया वगैरह फूलता है। समझ में? तुम भी ना बेकिंग पाउडर बना सकते हो। बेकिंग सोडा ला लो, उसमें इमली का पानी डाल दो और अच्छे से मिला दो, क्या बन गया? बेकिंग पाउडर बन गया। अब बेकिंग पाउडर का टेस्ट अच्छा रहता है। अब देखो रिजल्ट क्या है? बेकिंग पाउडर से जो CO2 गैस रिलीज हुआ ना, तो CO2 गैस मेक्स द केक राइस एंड गिव्स इट सॉफ्ट। बेकिंग पाउडर जब डालोगे तो CO2 गैस बनता है ना, तो केक को क्या बनाता है? केक को सॉफ्ट बना देगा, केक को फ्लफी बना देगा। फ्लफी यानी एकदम स्पंजी बनाएगा। देखना केक स्पंजी रहता है एकदम, है ना। और टेस्टी टेक्सचर, और स्वाद भी लोगे ना एकदम टेस्ट लगेगा। एकदम कड़वा लगता है क्या? मस्त टेस्ट लगता है, मस्त मीठापन लगता है। सही कि नहीं है? समझ पाए इस चीज को, है ना। तो बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं, क्यों? समझ पाए इस बात को? क्या मिलाते हैं हमेशा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर दो चीजों का मिक्सचर है, एक बेकिंग सोडा का, दूसरा टारटरिक एसिड का, और टारटरिक एसिड वीक एसिड होता है। क्लियर है इस बात? और मेन काम क्या है? CO2 का ही काम है कि वही फुलाएगा और टेस्टी नेचर लाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, स्पंजी बनाएगा। ठीक है। तो बेकिंग सोडा केक को स्पंजी कैसे बनाता है, तो ये सब लिख सकते हो तुम। समझ पाए? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। क्लियर? बेकिंग सोडा का दूसरा यूज है एंटा एसिड। क्या है? एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है बेस। बेकिंग सोडा बेस है ना, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो तुम न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड के फॉर्म में बेकिंग सोडा को पानी में घोल के पी सकते हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड यूज है NaHCO3। बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में करती हैं।
हमारे स्कूल में रेड कलर का किनारे में होता है, पाइप निकला होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी के लिए। तो उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? जब उसको ऐसे प्रेस करते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर को जब प्रेस करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होता है। कौन सा? और CO2 गैस के हेल्प से ना जो फायर होता है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर स्कूलों में होता है उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। जैसे उसको प्रेस करते हैं तो वहां एक सीसी होता है, ग्लास, वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है हाई प्रेशर से और फायर को ना स्टॉप कर देता है। तो ये था बेकिंग सोडा के बारे में पूरा डिटेल्स। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। अब तुम लोग बोलोगे भैया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो हमने Na2CO3 देखे थे, लेकिन आप बोल रहे हो कि .10H2O भी उसके पीछे लगाना होता है। तो बता रहा भाई, जनरली तुम ये देखे होंगे Na2CO3, लेकिन जो वॉशिंग सोडा है ना उसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। भले ही तुम ये पढ़ लो, लेकिन ये .10H2O इसका फाइनल आंसर है। ठीक। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 नहीं, बल्कि Na2CO3.10H2O होता है। क्लियर है? तो अगर ऑप्शन में ये भी आए और ये भी आए तो इसको टिक मारना वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में, जिसमें .10H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इस 10H2O का मतलब है कि 10 मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है? 5 मॉलिक्यूल्स। इसी पर यहाँ 7 लिखा है तो वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ध्यान से समझना। तो सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, है ना। हम दुकान में मार्केट में जब खरीदते हैं तो वॉशिंग सोडा के नाम से खरीदते हैं। ऐसे तो नहीं बोलते कि भैया हमें सोडियम कार्बोनेट दे दो, हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में। ठीक। प्रिपेयर कैसे करेंगे वॉशिंग सोडा का? देखो, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, इसमें पानी मिला दिया। सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलाया? पानी मिलाया। फिर ना इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन का प्रोसेस एकदम धीमा 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 होगा। और इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो हम पानी मिलाए हैं ना, धीमा 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 वो वाटर वेपर के फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। अब कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल ना सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में ना फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। इसलिए Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ पाए? अब बोलो भैया जो निरमा है वॉशिंग सोडा वो भी सोडियम कार्बोनेट है, उसमें तो पानी के 10 मॉलिक्यूल्स हमें दिखते नहीं है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इस फॉर्मूले में ना, वो तुम्हारे घरों में जो डिटर्जेंट जो निरमा होता है ना, वॉशिंग सोडा, घड़ी, निरमा, उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो क्रिस्टल के अंदर फंसा होता है, केमिकली बॉन्ड होता है। वो फ्रीली नहीं होता कि तैरते हो तुम्हें दिखेगा वॉशिंग सोडा में, वो तैरते हुए नहीं दिखेगा। वो इस सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर केमिकली बॉन्ड है, फ्रीली नहीं है, वो केमिकली बॉन्ड है, इसलिए वो नहीं दिखेगा तुम्हें। समझ पाए इस बात को? ठीक है। इसका नाम और कैसे पढ़ सकती हैं? इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेका, और जहां वाटर आते हैं उसका मतलब होता है हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट 10 को बोलेंगे डेका, वाटर को बोलेंगे हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट 10 डेका हाइड्रेट इसका टोटल फॉर्मूला का नेम है। समझ पाए? समझे? ठीक है। और इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। क्लियर? चलो, अब ये जो 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलती हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे बोलती हैं? जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहा है ना तुम्हें डॉट के बाद, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये यहां पे वाटर मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल फिक्स्ड है कि नहीं है? फिक्स्ड है। तो इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल में फिक्स होगा। अगर सोडियम कार्बोनेट है तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड है यहाँ पे।
जो वाटर केवल ये फिक्स्ड है ना, ये 7 ये 5 ये 10, इसी को बोलती हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है ये बात? ठीक, एग्जाम्पल भी बताया देखो, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसका कलर ब्लू होता है। जब इसको हीट करें, गर्म करेंगे ना, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और कॉपर सल्फेट बचेगा जो व्हाइट कलर का होगा। समझाने के लिए चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। इसी तरीके से फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है जो ग्रीन कलर का होता है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? 7। सोडियम कार्बोनेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 10। क्लियर है? ये चीज सिखाने के लिए बताया हूं तुम्हें, ठीक। यूज कहां करती हैं सोडियम कार्बोनेट का? सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। जो हार्ड वाटर होता है ना, क्या होता है? हार्ड वाटर किसे बोलते हैं बता देता हूं ऐसी। हार्ड वाटर में ना मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। हार्ड वाटर में जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम। हार्ड वाटर से जब तुम कपड़े धोगे या हार्ड वाटर में जब तुम साबुन रगड़ोगे ना, तो तुम्हारा हाथ अच्छे से धुलेगा क्या? नहीं धुलेगा। हार्ड वाटर में जब हम किसी भी चीज को धोते हैं तो अच्छे से नहीं धुलता है। तो किसी भी पानी से अगर कोई चीज अच्छे से धुल नहीं रहा है तो समझ जाना वो हार्ड वाटर है। क्या है? और हार्ड वाटर में ना कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला रहता है, इसी की वजह से वह पानी हार्ड हो जाता है। और हार्ड होता है तो साबुन वगैरह में झाग अच्छे से नहीं देता, अच्छे से कोई भी चीज नहीं धुलता। तो उस हार्ड वाटर में जब तुम वॉशिंग सोडा को डाल दोगे ना, तो वाटर क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सॉफ्ट हो जाने के बाद आराम से तुम साबुन लगाकर अपने हाथों को, कपड़े को अच्छे से धो सकते हो। क्लियर? तो हार्ड वाटर किसे बोलते हैं? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। और सॉल्ट और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे क्या? नहीं होते। याद रखना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है हो सके तो। सेकंड यूज है यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ, कपड़े को धुलाई करने के लिए करते हैं, ये तो जानते हो भाई, घड़ी, पाउडर, निरमा, सही है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, जो ग्लास बनता है तुम्हारे घर के खिड़कियों का ग्लास, वो उसमें सोडियम कार्बोनेट ही मिला रहता है उस ग्लास में। साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? सही है। एक चीज बता रहा हूं तुम्हें मैं, एफ्लोरेसेंसेस, स्पेलिंग गलत हो सकता है, एक बार गूगल कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, याद नहीं आ रहा अच्छे से। एफ्लोरेसेंसेस इसी से जुड़ा होता है। एफ्लोरेसेंसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना वॉशिंग सोडा के 9 मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल्स बचता है, उसे क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंसेस। स्पेलिंग गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि Na2CO3.10H2, ये तुम्हारा वॉशिंग सोडा है कि नहीं है? जब इसको एयर में छोड़ दोगे, एयर में जब छोड़ दोगे तो क्या होता है पता है? इसमें से ना 9 मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगी। तो Na2CO3 डॉट कितना मॉलिक्यूल बचेगा? और 9 मॉलिक्यूल वाटर के क्या हो जाएंगे? वाटर वेपर बन के उड़ गए। तो यहां पे इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कुछ नहीं है, यहां पे क्या है? वन को बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोनो। सोडियम कार्बोनेट मोनो, और वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इसका नाम हो गया। जैसे यहां 10 था तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते थे, अब एक को बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। तो व्हाट इज एफ्लोरेसेंस प्रोसेस? तो जब वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल को ओपन एयर में रख देते हैं तो 9 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और जो बचता है उसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी प्रोसेस को एफ्लोरेसेंसेस बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट मतलब होता है पानी। तो आधा पानी, हाफ वाटर को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaSO4। तो CaSO4 में Ca का मतलब होता है कैल्शियम और SO4 जब भी आएगा इसका मतलब होता है सल्फेट। तो हो गया कैल्शियम सल्फेट। ये हाफ है, हाफ मतलब होता है हेमी और वाटर को बोलेंगे हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इसका कॉमन नेम क्या है जो मार्केट में जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका कॉमन नेम है।
शॉर्टकट में पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में जो पुट्टी वगैरह होता है, ऊपर में फॉल सीलिंग होता है, देखो ऊपर में फॉल सीलिंग वगैरह होता है ना, फॉल सीलिंग में डिजाइन वगैरह बनाते रहती हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जब हड्डी वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, टूटी हुई हड्डी को ना एकदम ना एक जगह स्थिर रखता है, देखना ऐसे लगाते हैं, एक जगह स्थिर रहेगा एकदम, तो टूटी हुई हड्डी ना उससे धीरे धीरे जुड़ जाता है। समझ पाए इस बात को। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज ना स्टैचू बनाने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में, आइडल बनाने में, टॉयज बनाने में। किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो देखो कैसे बनाते हैं, देखो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H, इसे जिप्सम बोलते, क्या बोलते इसको, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे वाटर है, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। तो जब जिप्सम को, जब ये तुम्हारा जिप्सम है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तब क्या होता है, तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और वाटर के ना 1.5 मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा वाटर वेपर बन के। 2 मॉलिक्यूल्स थे जिप्सम में, जब गर्म किए ना तो 1.5 यानी कि 1.5, एक और आधा वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए, तो आधा मॉलिक्यूल यहां बचा है ना, बचा है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आएगा। ठीक, इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको पीओपी बोलेंगे शॉर्टकट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है समझ गए, जब जिप्सम को हीट करती हैं 100 डिग्री सेल्सियस में तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब एक बात बता रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या हुआ, देखो जिप्सम में वाटर के 2 मॉलिक्यूल था, जब गर्म किए तो पानी उड़ गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गया। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिला देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम। देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसमें वाटर मिला दिए, कितना वाटर मिला दिए, 1.5 वाटर मिला देंगे तो दोनों रिएक्ट करेगा और वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम जो कि क्या है, एक सॉलिड होता है। क्या होता है, जिप्सम एक सॉलिड होता है, समझे। तो प्लास्टर, जिप्सम को गर्म करोगे तो वाटर उड़ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस उड़ा हुआ पानी को मिला दोगे तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम एक हार्ड होता है, हार्ड सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। एक बात बता रहा हूं, जिप्सम का यूज ना पहले ना गणेश चतुर्थी आता था, तो पहले ना, सॉरी जिप्सम बोलता हूं यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गणेश चतुर्थी ना पहले ना, आज से 6-7 साल पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना गणेश भगवान की मूर्तियां तैयार किया जाता था मार्केट में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस सस्ते में अवेलेबल हो जाता था। मिट्टी से सस्ता पड़ता प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो गणेश भगवान का जो मूर्ति होता था पहले, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते थे और बेचा जाता था। 700 से प्राइस चालू हो जाता था पहले, 6-7 साल पहले मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति 700-800 ऐसे प्राइस में बेचा जाता था। लेकिन उसके साथ सीन क्या हुआ, जब उसको ना ठंडा किया जाता था ना तालाबों में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता था, पानी के साथ रिएक्ट करता था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलेगा तो जिप्सम बन जाएगा, तो जिप्सम सॉलिड होता है तो उसको घुलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो ऐसे तो पूरा तालाब गंदा हो जाता। और प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल सब्सटेंस होता है जो पानी को पूरा केमिकल बना देता, हार्मफुल बना देता, और उसमें हमारा एक्वेटिक एनिमल होते हैं, छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, तो उसको तो नुकसान हो जाता है ना। इसलिए ना गणेश भगवान की मूर्तियां जो रखा जाता है ना घर के आसपास पंडालों में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उसको तालाबों में तो ठंडा करेंगे ही करेंगे, तो तालाब तो खराब होगा ना, तो उस पर बैन हो गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टैचू बनता है लेकिन उसको घर में रखो तुम, कहीं तालाब वगैरह में ठंडा ना करो। इसलिए आजकल गणेश पंडालों में जो मूर्ति रखा जाता है मिट्टी का बनाया जाता है। मिट्टी का जब गणेश भगवान बनता है ना तो महंगा भी आता है, देखना क्यों, मिट्टी महंगा आता है भाई, उसको बनाने में ज्यादा मेहनत लगता है, और मिट्टी से हाथ को जोड़ो, मतलब पूरा एकदम ज्यादा है ना, अच्छे से बनाना एकदम परफेक्ट, बहुत मेहनत लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसान जाता था, ये सस्ता भी मिलता था। क्लियर हो गया। इसलिए ना मूर्ति बनाते ना गणेश भगवान, मूर्तियां बनाने में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं करते। पंडालों में नॉर्मल घर के बाहर ठेला वाले आते हैं ना बेचने के लिए, छोटे छोटे टॉयस वगैरह लेके बच्चों के मूर्तियां वगैरह, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं, घर में सजाने के लिए रख देते हैं, देखना गमले वगैरह सज्जे वज्जे में, है ना। चलो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज टू मेक स्टैचूज, टॉयस, आइडल्स एंड सीलिंग डेकोरेशन। सीलिंग डेकोरेशन का मतलब वही ऊपर में करते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, पुट्टी करते हैं ऊपर में, क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह करते हैं ना, डिजाइन वगैरह वाला, उसका मतलब होता है सीलिंग डेकोरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस हेल्प्स
ब्रोकन बोन्स, अगर हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देती हैं। इससे क्या होता है, हील बाय कीपिंग देम इन प्लेस। जिस भी भाग में हड्डी टूटा होता है, हमारा हड्डी ब्रोकन हुआ रहता है, वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। वो क्या करता है, हड्डी को एक जगह ना स्थिर रखता है, स्थिर, जिससे हमारा हड्डी जुड़ जाता है। समझ पाए। चौक जो यूज करते हैं, चौक बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का टोटल 5 वीडियो लेक्चर बना है, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूं। आज लास्ट टॉपिक था भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर देख लीजिए। काफी मेहनत से वीडियो बनाया हूं भाई, एकदम पूरा रिसर्च करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। तो देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीरीज आएगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक।